कि आदित्य ने संवाद का सिलसिला शुरू किया है और देश के जाने माने वकीलों में से एक विवेक तनखा जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। तो मेरा उनसे एक सवाल था। एक्चुअली मैंने 1988 में के एफ रुस्तम जी का इंटरव्यू किया था, जो कि भारतीय पुलिस सेवा के पितामह कहे जाते हैं। तो मैं नई दुनिया में था उसमें। मैंने उनसे पूछा कि आपको 47 के बाद जो देश आया तो बस क्या बदलाव आया है। तो उनका कहना था कि कुछ नहीं, गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेज आ गए। उनका इशारा सिस्टम के ऊपर। और अभी आप जो जैन जी की जो बात कर रहे थे, वो सारा आक्रोश जैन सिस्टम के कारण हुआ। अगर हम 11 साल के मोदी शासन काल की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाला जो सिस्टम है, उसकी जो जड़ता है, वो जो कि तो बरकरार है। वो सिस्टम जो है वो उस कदर अपने आप में, आपको आई कैन गिव यू थाउजेंड ऑफ एग्जांपल्स कि वो सिस्टम जो है वो चीज को होने ही नहीं देता है, या वो ऐसे ऐसे टर्म्स कंडीशंस लगा देता है। क्योंकि आप राज्यसभा के सांसद भी हैं, तो आपको पता है दिल्ली में तो राज्यसभा और लोकसभा में जब कोई बिल आता है तो वो सिलेक्ट कमेटी में भी जाता है और सांसदों की बड़ी भागीदारी होती है। लेकिन विधानसभा में जो एक हागे जीत ना की हार, और जो कोई भी एक्ट बिल आता है उसका 75% जब कभी उसके मूल प्रारूप में होता था, 25% रूल्स में रखा जाता था, जो कि सेक्रेटरी लेवल कमेटी तय कर दी थी। अब हो रही ये रहा कि 25% जिस होता है केवल मूल विधेयक में, वो 75% उसमें, यानी सिस्टम के हाथ में आपने पॉलिटिशियंस ने खुद ही हैंड ओवर कर दिया है सिस्टम के हाथ में सारी चीजें। तो ये चेंज नहीं आ रहा है, तो इसके कैसे इसको दूर करिए? क्या आप एक वकील के नाते, एक वरिष्ठ वकील के नाते कैसे आप सुधर? देखिए, सबसे पहले तो देश की विधानसभाओं की हालत बहुत खराब है। विधानसभाओं के सेशन इतने छोटे हो गए हैं कि वर्चुअली विधानसभा नॉन एग्जिस्टेंट हो गई है। डेमोक्रेसी स्टेट लेवल पे अब उस तरह से नहीं है जिस तरह से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की हम लोग ने एक सोच थी। विधानसभा अगर 4 दिन और 5 दिन और 6 दिन की होंगी तो उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? कोई डेमोक्रेटिक डिबेट्स होंगी? क्या डेमोक्रेटिक डिस्कशंस होंगे? तो जो जो प्रजातंत्र है वो उसी दिन खत्म हो जाता है जिस दिन आप विधानसभाओं के सेशंस को मिनिमाइज कर देते हो, विच मीन्स रेस्ट ऑफ द गवर्नेंस इज नॉट अकाउंटेबल टू द असेंबली, इट इज ओनली अकाउंटेबल टू ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स को ये बहुत बात सूट करती है। जितना जितना आप उनको अकाउंटेबिलिटी से दूर रखोगे उतना ब्यूरोक्रेट खुश होता है, और ब्यूरोक्रेट कभी चाहता ही नहीं है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। मैं तो अब ये भी देखता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है, ओम्बड्समैन की मशीनरी है, वो ओम्बड्समैन की मशीनरी भी कंप्लीटली स्टेट कंट्रोल में आजकल रहती है। दे मेक श्योर दैट हम अपॉइंटमेंट्स ऐसे करें जो हमारे कंट्रोल में रहेंगे। आई एम नॉट टेकिंग नेम। तो ये ये पूरे इंडिया का वातावरण है। हम तो देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे ज्यादा शोर मचाया था ओम्बड्समैन के लिए, याद है आपको? हम लोग 2012 में। और क्या उसके बाद ना मोदी जी लोकपाल लाए कितने सालों तक, ना वो अरविंद केजरीवाल जी लेके आए। तो जो लोग इन इन विषयों की बात करते हैं, दे नॉट इवन सीरियस अबाउट इट, दे जोक। बट वो मेरा यही तो नाराजगी है कि इंडियन लीडरशिप जो है, इंडिया की लीडर्स है, दे आर नॉट सीरियस अबाउट व्हाट दे आर सेइंग एंड डूइंग। एंड देखिए, गवर्नेंस इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, कोई मजाक का विषय नहीं है। कल देखिए कितना कितना बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की आई आरक्षण के केस में। आरक्षण एक बहुत अहम मुद्दा है, उस पर लोगों की राइट्स इन्वॉल्व है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। और सुप्रीम कोर्ट को कल डांटना पड़ा कि आप लोग इल प्रिपेयर्ड हो, आप लोगों ने कोई तैयारी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने कल कितना जम के टोका है वकीलों को और पार्टीज को, विच मीन्स गवर्नमेंट्स को भी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम लोग अपने चीजों को लेके सीरियस ही नहीं है। हमको पूरा जो शासन है एक एक जोक जैसा दिखता है। जब तक हमें सीरियसनेस नहीं आएगी और हमको एक पर्पस हमारे एक लाइफ का होना चाहिए, गवर्नेंस का पर्पस होना चाहिए, वो हम एच आउट नहीं करेंगे तो मजाक ही रहेगा और क्या रहेगा। यू आप सिस्टम को आप जोक में कन्वर्ट कर रहे हो तो यू व्हाट यू गेट इज अ जोक आल्सो आउट ऑफ इट।
लोकतंत्र का तकाजा ये कहता है कि जब भी कोई कानून बनाया जाता है वो जनता के लिए होता है। तो सबसे पहले उसके जनता के बीच पे रायशुमारी होनी होना चाहिए। चाहिए। फिर उसके बाद में जब टेबल होता है वो हाउस में, तो उसमें स्टडी करने का मौका मिलना चाहिए। अब तो ये होता है कि 12 बजे टेबल किया और 3 बजे हाँ की जीत ना की हार हो गई और वो पारित हो गया। तो इससे जो है और नेताओं को ये समझा दिया गया है, ब्यूरोक्रेट्स ने, उस सिस्टम ने, कि साहब आप जितना ज़्यादा आप मेन एक्ट बड़ी वजह हम्म, जितना आप मेन एक्ट में मेन बिल में प्रोविज़न करेंगे, उसके लिए आपको बार-बार संशोधन विधेयक लाने पड़ेंगे, यानी कि जनता के चुने हुए नुमाइंदों की आपको सहमति लेना पड़ेगी। और रूल्स में करेंगे तो अपन कैबिनेट में कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो और आप तो सब घूमे हैं, ये प्रवृत्ति 20-30 सालों सालों से दिख रहे हैं राज्यों में, जो आपने कहा बहुत अच्छा आपने चीज़ कही। ये राज्यों में यही हो रहा है कि उन्होंने नेता से कह दिया कि आप तो बस टिफिन लो और हेलीकॉप्टर से प्रदेश का भ्रमण करो, बाकी सब सरकार हम चला लेंगे ऐसा है। तो ये लक्षण क्या कारण नहीं बन रहे ये यूथ के अंदर अनरेस्ट नहीं ठीक है, बहुत ये भी है, बहुत सारे दूसरे लक्षण भी है। अब जैसे आप जो बार बार बोल रहे हैं कि एक सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन को लेजिस्लेशन से भी अच्छी स्टेटस मिल गई है। हाँ, पहले सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन मेन के मेन तो लेजिस्लेशन होगा, चार्जिंग सेक्शन लेजिस्लेशन में होगा, इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन लेजिस्लेशन में होगा, खाली मशीनरी प्रोविजन रूल्स में होते हैं। जैसे हमको टैक्स लेना है, हम उसमें टैक्स क्या होगा, चार्जिंग सेक्शन टैक्स का होगा, इंडिकेशंस होंगे, कोर्ट की ये भी डिसीजन थे कि मिनिमम मैक्सिमम भी आप इंडिकेट करोगे लॉ में, रूल्स में नहीं करोगे। आप रूल्स में ये छूट नहीं दे सकते कि हम 100% टैक्स कर सकते हैं, हम 0% कर सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव गाइडेंस टैक्सेशन में होनी चाहिए और उस विद इन द लिमिटेड स्फीयर रूल्स बनते थे फॉर इजी एंड इजी मशीनरी प्रोविजंस। ईज ऑफ डूइंग के लिए था, पीस ऑफ डूइंग होने लगा। हाँ, अब क्या हो गया है कि वो जो सेक्स जो एक्ट होता है वो एक मिनिमल एक्ट होता है। हाँ, उसमें छोट इनॉक्यूअस प्रोविजंस होंगे, हर चीज रूल्स रेगुलेशंस के लिए छोड़ दी जाती है, which is called a subordinate legislation, but fact it is not accountable to people. You only lay the rules on the table of the house. बिल्कुल सही। उसका कोई अलग सैंक्टिटी नहीं होती है एक्सेप्ट इट इज फॉर रीडिंग। उसको चैलेंज नहीं कोई कर सकता, उस पर कोई डिबेट नहीं कर सकता। अब जैसे आपने भी रिजर्वेशन का आपने मसला उठाया, तो आपको भी पता है कि जो केवल तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ 69% आरक्षण मिला हुआ है, 67 से क्योंकि 9th शेड्यूल में उसको जो है नरसिम्हा राव जी के समय उसको डाला गया, जयललिता ने दबाव डाल के 9th शेड्यूल में डाला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी विषय, क्योंकि वो लैंड रिफॉर्म के लिए 1951 में जो है फर्स्ट संशोधन किया गया था संविधान का, तो वो 9th शेड्यूल उसके तहत बनी थी, तो वो हर किसी के लिए नहीं है 9th शेड्यूल। तो अब जब ये 50% की लिमिट, ये बात जरूर है कि किसी ने चैलेंज नहीं किया तमिलनाडु गवर्नमेंट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में, अदरवाइज वो कोई 50% हो जाता। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको 63% पहुंचना है, सबको पता है, सबकी आंखें खुली हैं, और सारे वकील जो सरकार की तरफ से और सभी दलों की तरफ से आगे कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये केवल एक पॉलिटिकल नोटंकी, जैसा कि आपने सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप व्यक्तिगत केस हुई, तो जब वो हो ही नहीं सकता है तो क्यों इस तरह की, मतलब जिन्हें जो है ओबीसी को या किसी भी वर्ग को पकड़ा जाए। देखिए, एक होता है सीरियस थिंकिंग, एक होता है पॉलिटिकल थिंकिंग। हम लोगों की प्रॉब्लम है कि इट्स ऑल पॉलिटिकल थिंकिंग, इट इज नॉट सीरियस थिंकिंग। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स होते थे पहले भी और आगे भी होंगे, और उसमें वो कोई गलत सोच नहीं कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है। जरूरत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रोसेस होना चाहिए, इट इज अ सीरियस प्रोसेस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट्स नॉट अ नॉन सीरियस प्रोसेस। आज जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं ना, तो हम उसको वी आर मेकिंग इट लुक नॉन सीरियस, क्योंकि ये गहराई की बात है। ये बात वो है कि अगर हमको अपने संविधान को बदलना है या उसमें कोई फार रीचिंग चेंजेस लाने हैं, उसमें एक लंबा डिस्कशन होना चाहिए, एक लंबा डिबेट होना चाहिए। डिबेट पार्लियामेंट में भी होना चाहिए और पार्लियामेंट के बाहर भी होना चाहिए।
एक कंसेंसस बिल्डअप होता है लॉ पे। लॉ क्या है? लॉ इज अ बंडल ऑफ रूल्स विच पीपल इम्पोज अपॉन देमसेल्व्स एज अ मॉडल ऑफ द गवर्नेंस। हम अपने आप ही को किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चलाना चाहते हैं, उसका एक पाथ है ये लॉ। व्हाट इज आईपीसी? आईपीसी मींस जो चीजें हम गलत समझते हैं इन आवर माइंड एज in for instance, theft is a wrong thing, kidnapping is a wrong thing, murder is a wrong thing, rape is a wrong thing, dacoity is a wrong thing, robbery is a wrong thing, abduction is a wrong thing, जो abusing somebody is a wrong thing। जिन चीजों को हम गलत समझते हैं लाइफ में, हम उनको penal offenses बना देते हैं, और वो penal offenses punishable होते हैं डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। तो जो जो भी लॉज बनते हैं, दे आर बेसिकली नथिंग बट योर ओन थॉट प्रोसेस ऑफ गुड एंड बैड। जिस चीज को आप बैड समझते हो उसको पनिशेबल कर देते हो, जिसको गुड समझते हो उसको अच्छा, बहुत अच्छी आपने बात की, आईपीसी की बात छेड़ी। अभी जो आईपीसी को रिप्लेस कर दिया भारतीय न्याय संहिता ने। अब जो एग्जिस्टिंग जो प्रोविजंस थे आईपीसी के तहत, उन उन्हीं को उन्हीं में एड ऑन किया गया है। तो ये धाराएं बदलने का क्या मतलब है सर? इससे मतलब ये हो ना कि अब रेप की धारा कुछ और हो गई है, धारा 144 की का 163 हो गई। तो धारा बगैर बदले हुए भी आज स्थिति ये है सर कि वकील से लेके मैं हम जैसे पत्रकार तक जिन्हें 10 साल क्राइम रिपोर्टिंग भी की और कोर्ट की रिपोर्टिंग भी की है, उनको पता ही नहीं कि अब ये भारतीय न्याय संहिता में कौन सी धारा कौन सी हो गई, मर्डर की कौन सी धारा बन गई है। तो ये मतलब सिंपली वो जो आप जो प्रोविजन है जो एग्जिस्टिंग कानून में थे, उनको आपको वक्त मौके हालात के जरिए जो बदलाव करना थे, उसकी वजह आप जो है आपने धारा बदल दी। तो ये कौन सा क्रांतिकारी कदम है? नहीं, तो मैं कह रहा हूँ 80% ऑफ आपकी धाराएं सेम हैं, तो आपने क्रम क्यों बदल दिया? अब हमने जिंदगी भर 302 को मर्डर समझा, अब हम क्या समझे? नए सेक्शन उनको हमको खुद ही याद नहीं है। हमने सेक्शन 500 को डेफेमेशन समझा। अब पता नहीं डेफिनेशन का प्रोविजन कौन, इट विल टेक इयर्स टू रिमेंबर। 420 एक तरीका था किसी को चीट बोलने का, कि पिक्चर भी बन गई उसमें, बट आज 420 चीटिंग नहीं है। आपने ये जो धाराएं बदल के आपने क्या बदला मुझे समझ नहीं आया। आपने खाली लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी, चाहे वो पुलिस की वो बढ़ाई, चाहे लॉयर्स की बनाई, जजेस की बनाई, और समान लोगों की बढ़ाई। मैं असलो तक को नहीं खींचता, इसी को नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम है। अब ये चीजें याद करने में सालों लग जाते हैं। हम भी रोज पढ़ते हैं बट हमको याद नहीं रहता है। आज के पुराने सेक्शन ही हम सामने आते हैं। रेप 376 पिक्चर भी बनी है उसमें, आर्टिकल 370 पे पिक्चर को थी है। तो जो वेल नोन आर्टिकल्स होते हैं या वेल नोन सेक्शंस होते हैं, वो एक मानसिकता मानस में बैठ जाते हैं। तो अगर इनको इतना ही शौक था तो टाइटल बदल देते, आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता बना देते। उसमें तो वो तो उनके हाथ में था, टाइटल बना देते, सेक्शन वो रहने देते, उन सेक्शन में जो थोड़ा बहुत फेरबदल करना इसी एक्ट में कर देते। अकल की बात तो ये होती है। अब कोई अकल की बात नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूं? अब मतलब मैं मतलब जैसे क्राइम रिपोर्टिंग करते करते आधा थानेदार हो गया था, आधी धाराएं फिर सब इसलिए पूरे देश क्या रहता है नहीं पता कि कौन सी चीज तो मेरे को तो इस बात का भी अफसोस है कि इनकम टैक्स एक्ट जैसा बड़ा कानून जो करोड़ों लोगों को इम्पैक्ट करेगा, बिना डिस्कशन के पास हो गया। कैसा कैसा ये कैसी प्रजातंत्र है जिसमें हम इसको परमिट कर रहे हैं? इतना बड़ा कानून बना जो लाखों करोड़ लोगों को इम्पैक्ट करने वाला है, देयर वाज नो डिस्कशन। अब सबसे बड़ी चीज जो थी सर, जो मूल चीज बदलने की थी, मतलब मेरे अपने व्यक्तिगत मत के हिसाब से कहें, आप जनमत के हिसाब से कहें, कि जो 1861 का जो एक्ट था, पुलिस एक्ट बनाया गया था, वो 1857 के गदर के बाद जब ब्रिटिशर्स ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह टेक ओवर किया और उनने गवर्न वाला भाव जो है अपनाते हुए वो 1861 का प्रोजेक्ट आया। आज भी वो बोली 1861 किसी भी इसको नहीं चेंज कर रहे हैं। उसको उठाना आप किसी ने नहीं किया, क्योंकि आज डेमोक्रेटिक सेटअप में ये द पब्लिक सर्वेंट ऑफ गए, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट अंग्रेजी का वर्ड था कि यू हैव टू गवर्न द पीपल। Now in the democratic setup, you have to serve the people. So you are a public servant.
और कहा भी कहते लोक सेवक है, लेकिन सब कहते हैं आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट। दैट मीन्स यू आर स्टिल गवर्निंग द पीपल इंस्टेड ऑफ सर्विंग द पीपल। तो ये सब जो है ना सर, ये 1861 का उनने इसीलिए पुलिस कमिश्नर सिस्टम को जहाँ उनकी प्रेसिडेंसी थी वहां पर उन्होंने कर लिया, बाकी जगह उनने जो है कलेक्टर एससी को जो है भेज दी अपने साथ में काम करने। तो ये जी सर, ये इसके लिए क्या आप कोई पहल करेंगे कि 1861 में क्या आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत गहरी जानकारियां कानून की रखते हैं, उसमें कौन कौन सी विसंगतियां हैं जो एक भारत को सही मायने में वेलफेयर स्टेट बना सके? क्या कभी आप कुछ इस बारे नहीं, ये इम्पोर्टेंट बातें आप जो बातें हाईलाइट कर रहे हो, इम्पोर्टेंट बातें हैं जिन पे हमको, जिन चीज़ों को हमको इम्पोर्टेंस देना है हम उनको देते नहीं हैं। जो जो नॉन इम्पोर्टेंट थिंग्स है उस पे हम पूरी ताकत लगा देते हैं। पूरी चीज़ें आप जो बदलाव ला रहे हो वो इसलिए ला रहे हो क्योंकि आप कहते हो कि हम पुरानी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। अरे भाई, पुरानी व्यवस्था में हर चीज़ खराब नहीं होती है, जैसे हर नई व्यवस्था में हर चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो अकल से करो भाई, देश को अकल से गवर्न करो। हमको हम विम से चलेंगे और फैंसी से चलेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा भाई? आप यू विल ओनली क्रिएट कंफ्यूजन इन द कंट्री। तो हमारी जो गवर्नेंस है ना, गवर्नेंस का लेवल इतना नीचे गिर चुका है इस देश का कि अब हम अपने गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करें कि वो प्रो पीपल हो या प्रो पीपल अप्रोच हो उनकी, इट इज टू मच टू एक्सपेक्ट। उनका तो ये होता है कि हम गवर्नमेंट में हैं, हम कि हमारे लिए कौन सी चीज़ इजी है, हम किस तरह से अपना कंट्रोल बढ़ा सकते हैं या बना सकते हैं। हमको वही चीज़ करनी चाहिए जिससे हमारा कंट्रोल बरकरार रहे और हमारा जो पब्लिक में जो एक रीच हो इतनी ज़बरदस्त हो कि हर आदमी हमसे डरा रहे। बोलते मैं राजेंद्र माथुर जी की स्कूल से निकला हूँ मैं, जिनने हमें प्रो पीपल जर्नलिज्म का पार्ट, ऑलवेज और पॉलिटिकल पार्टी को भी प्रो पीपल होना चाहिए और गवर्नमेंट जो इसको मतलब पब्लिक सर्वेंट को भी प्रो पीपल अप्रोच रखना चाहिए। तो इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस क्या किए जाए और सिस्टम में किस तरह से सुधार लाए? कितने सारे आयोग बन गए, प्रशासनिक सुधार आयोग और सारे आयोग का थोड़ी सिस्टम चेंज होते हैं, मानसिकता होनी चाहिए। वो माइंडसेट ये तो आयोग आयोग तो चीजों को पोस्टपोन करने के लिए, आयोग तो चीजों को पोस्टपोन करने के लिए बनाए जाते हैं। जब आप कोई चीज नहीं करना चाहते हो तो आयोग बना दो। सर उसकी सबसे इजी है रजिस्ट्रेशन। नहीं, आपको क्या नहीं लगता कि इसकी जो बिगनिंग जैसे लाल बहादुर शास्त्री अकादमी है जहाँ पर की आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, ये मसूरी में जो है आईएएस की ट्रेनिंग होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें आईपीएस, तो वहां से ही जो वो अंग्रेजों के जमाने के लिखे हुए पार्ट थे। जजेस को भी हॉलिडे की जरूरत है, लॉयर्स को भी हॉलिडे की जरूरत है। तो यू कैन हैव हॉलिडेज बट यू कांट शट डाउन इंस्टीट्यूशंस कि दे आर ऑन वेकेशन। उस वक्त तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब मेरे स्टेटमेंट से नाराज हो गए थे और उन्होंने स्पेसिफिकली उस वक्त की जो वेकेशन में वेकेशन जज नहीं रखा था क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में बात कह दी थी। तो ऐसा ही सर मुझे मुझे तो हंसी आती इन बातों में। अगर मैं अकल की बात कर रहा हूँ और कोई बेअकल जैसे एक्ट कर रहा है, इट्स ओके, इट डजंट मैटर टू मी। बट द फैक्ट इज हमारे देश में हमको सिस्टमिक चेंजेस ना दे। हमको हमको एक मेंटल बदलाव लाना है। एज यू एक्चुअली सेड, गवर्नमेंट सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट मंत्री है कि वो सरकार को सर्व करता है या जनता को सर्व करता है। तो हमको ऐसे लोग लाने हैं जो जनता को सर्व करे, जो जनता को अपना मास्टर समझे। सर आप जैसी अजीब शख्सियत जब सामने मौजूद हो तो मैं तो आपसे बहुत सारी जिज्ञासाओं को मैंने समाधान किया और बहुत लंबा सिलसिला भी चल सकता है आपका में इस वक्त रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम जाना भी है। बट हमारे कुछ साथी हैं धर्मेंद्र तेगवार जी, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, ये भी आपसे कुछ पूछना है। सर ये जानना चाह रहा था मैं कि देश में पिछले कुछ सालों में ये मानसिकता बनी है कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं 6 महीने जब बचते हैं चुनाव को, तब उसको ध्यान आता है कि मुफ्त की ये योजना फायदा दे सकती है। इस मेडिकल कोई कानून को लेकर या सुप्रीम कोर्ट में कोई कह सकता है क्या कि आप 5 साल से 20 साल से कोई मुख्यमंत्री है, कोई 15 साल से है, वो आपसे आखिरी जब चुनाव आने वाले होते हैं चुनावी साल में ऐसा फ्री बीज जो है, हाँ फ्री ऐसा कोई नहीं है। टैक्स पेयर से भी एक राय ली जानी चाहिए कि उनका आप ले रहे हो कहाँ खर्च होना चाहिए, कि जो बेसिक नहीं क्या ज्यादा से कम ऐसा कोई कानून बने कि जब आप 5 साल से मुख्यमंत्री हैं किसी राज्य में, वे कोई 20 साल से, कोई 15 साल से,
आपको जब चुनाव आ गए तो चुनाव के 6 महीने पहले आप इस तरह की घोषणा मुफ्तखोरी की क्यों घोषित करते हैं? इसको लेकर देखिए सुप्रीम कोर्ट में जाके देखिए सुप्रीम कोर्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट नहीं है, इट्स नॉट अ लॉ मेकिंग बॉडी। सुप्रीम कोर्ट लॉ नहीं बना सकता है, सुप्रीम कोर्ट खाली इम्प्लीमेंट करा सकता है जी। जो लॉ बन चुका है। ये सब चीजें पार्लियामेंट के लिए है, यही तो डिस्कशन पार्लियामेंट में होना चाहिए कि कैसे फ्री बीज को रोकना। बट जब जो गवर्नमेंट्स हैं वो खुद ही इस फ्री बी की बांट रही है, तो कौन डिस्कशन करने वाला है? और पब्लिक इतनी अनजान है कि पब्लिक इस चीज का डेंजर ही नहीं समझ रही है। वो फ्री बीज से खुश है, वो आपको उस फ्री बीज के बारे वोट दे देती है। तो यू गेट अ गवर्नमेंट दैट यू डिजर्व। जैसा राजा वैसी प्रजा। नहीं, इसमें मैं एक चीज चाहता हूँ कि जैसे अपन बहुत सारे सुधारों की बात करते हैं, निर्वाचन आयोग भी बहुत सुधार कर रहे हैं कई चीजों में, उसको लेकर डिस्प्यूट भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं। क्या ये निर्वाचन आयोग को नहीं चाहिए कि वो इस चीज को मैंडेटरी कर दे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन मैनिफेस्टो में जा रही है या कोई अनाउंस कर रही है अपने घोषणा पत्र में, तो वो उसके साथ में ये खाका भी पेश करे कि वो इसकी भरपाई किसके कहाँ से करेगी, यानी वो किसकी जेब पर, वो उसकी किसकी जेब काट के वो जो है आपको फ्रीबीज देगी, या किसके मतलब भार पड़ेगा, या कहाँ से आप ये संसाधन जुटाएंगे, ये प्रोविजन आप इतनी यूटोपियन बातें कर रहे हैं। ऐसा चुनाव आयोग है कहाँ? किससे आप बोल रहे हो? आप क्या ज्ञानेश जी से एक्सपेक्ट करते हो ये सब करेंगे? आप एक्सपेक्ट करते हो ये सब करेंगे? उनकी उनकी आज इमेज क्या है, उनकी हालत क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि जब पूरी सोसाइटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये तो ये जो आप जो बातें कर रहे हो ये सेंसिबल बातें, ये सेंसिबल ड्रास्टिक चेंजेस की बातें हैं। यहाँ तो यू नीड अ सेशन, who'll appoint a session and who'll tolerate a session? आज की स्थितियों में आप देखो कि वर्ल्ड जो गवर्नेंस की जो मॉडल है उसमें तो कंप्लीटली इंस्टीट्यूशंस को वो कैप्चर करके बैठे हैं, इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस खत्म कर रहे हैं। अब जब जो इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो ये सब चीजें जो आप डिस्कस कर रहे हो ये हमारे और आपके बीच की बातें हैं बस। पब्लिक को तो उससे कोई लेना देना नहीं, पब्लिक तो फ्री बीज से खुश है, उसके बेसिस पे लोगों को वोट भी मिल जाते हैं, पार्टीज भी जीत जाती हैं, सरकारें भी बन जाती हैं। कौन प्रोटेस्ट कर रहा है? ये अब तो हर पार्टी जो है ना फ्रीबीज के रवान में बढ़ चढ़ के कंपटीशन है, कंपटीशन कंपटीशन है। देश का दुर्भाग्य है। मैं इतना क्या को शामिल नहीं किया गया है चुनाव आयोग में, ऐसा कि मैंने रजिस्टर आपको क्वेश्चन चलने में धन्यवाद सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे लिए समय नहीं और मित्रों, तनखा साहब जब भी भोपाल आते रहेंगे तो ऐसे सारे मुद्दे ज्वलन मुद्दों पर हम बात करते हैं।